इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि थंबनेल में दिख रहे हैं, बिहार पॉलिटेक्निक 2020 के लिए मॉडल सेट 1 गणित का लेकर के आए हैं। इस परीक्षा में 30 प्रश्न गणित से पूछे जाते हैं, तो मॉडल सेट में भी 30 प्रश्नों का समावेश किया गया है। तो शुरू करते हैं यह वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, वह छोटी से छोटी संख्या जो 2, 3, 7 व 9 से विभाजित है। बहुत ही आसान प्रश्न, सभी का एलसीएम निकाल देंगे। 2, 3, 7, 9 का तो ये हो जाएगा 2, 3, 7, 9 का एलसीएम 3 से विभाजित होगी 2, 1, 7, 3। अब किसी और से नहीं लगेगा तो सभी को मल्टीप्लाई करते हैं। 3 गुने 2 गुने 7 गुने 3 गुना करेंगे तो यह आएगा 126, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इस व्यंजक का मान है √20 को हम लिख सकते हैं 2√5। ऐसा क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि √20 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 5। 2 का पेयर लग रहा है, ये बाहर आ जाएगा तो 2√5 लिख सकते हैं। उसी तरीका से √40 को हम लिख सकते हैं 2√10। कैसे कर सकते हैं इसे? √40 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5। 2 का पेयर लग गया, बाहर निकल जाएगा। जिसका नहीं लगा 2 गुने 5 √10। √80 को भी लिख सकते हैं इसी प्रकार से 4√5। तो देखिए जो √5 है जिसमें उसको एक साथ कर लेते हैं, √10 वाला को एक साथ। तो √10 प्लस 2√10 यह बराबर हो जाएगा, ऊपर तो 15 लिख दें, नीचे आ जाएगा 3√10 और √5 वाला में देखें प्लस 2√5 माइनस √5 और माइनस 4√5, अर्थात माइनस में 5√5 और प्लस में 2√5, तो आ जाएगा -3√5। देखिए 3 दोनों में है, कॉमन निकाल लें। ऊपर 15 √10 माइनस √5। इसमें ऑप्शन में देखें कि हर सबका एक है, अर्थात हर का प्रमेयीकरण कर दें तो क्या हो जाएगा, नीचे वाला इसको कंजुगेट से गुना करते तो इसमें माइनस के बदले प्लस, अर्थात √10 प्लस √5 से नीचे भी गुना करें, ऊपर भी √10 प्लस √5, तो ऊपर आ जाएगा 5 इंटू √10 प्लस √5 ज्यों का त्यों। नीचे वाला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है तो इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आ जाएगा, अर्थात ए स्क्वायर करेंगे तो 10 और माइनस बी स्क्वायर 5। 10 में से 5 माइनस करेंगे ये 5 होगा और 5 ऊपर भी है, मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात इसका आंसर √10 प्लस √5 आएगा। देखिए यह ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, √5 अगर दोनों में से कॉमन ले लें क्या हो जाएगा, इसे हम लिखने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे 1 से। तो ये देखें √5 इंटू √2 प्लस 1 या 1 प्लस √2 कहें, दोनों सेम बात है। ऑप्शन डी में है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के मूल अल्फा और बीटा हैं तो इसका मान क्या होगा? अगर इसके मूल हैं तो मूलों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा, -b/a, माइनस b की जगह पे -7, a की जगह पे 2, अर्थात 7/2 और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल बराबर हम जानते हैं c/a अर्थात 3/2। तो देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो देखिए इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान हमें मालूम है 7/2
स्क्वायर कर दें, -2 इंटू 3/2, 2 कैंसिल, 7/2 का वर्ग करेंगे 49/4 -3, नीचे एलसीएम 4 हो जाएगा, 49 माइनस ये आ जाएगा 37/4, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 4, द्विघातीय बहुपद इतना के मूल हैं। मूल निकालने के लिए कह रहा है। मूल की प्रकृति क्या होगी? दोनों धनात्मक होंगे, दोनों ऋणात्मक होंगे, एक धनात्मक होंगे, एक ऋणात्मक होंगे, या दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे देखिए, अगर मूल एल्फा और बीटा हों तो मूलों का योग बराबर क्या हो जाएगा? -b/a अर्थात -99/1 अर्थात -99 आएगा। और मूलों की गुणनफल की बात करें, यह आ जाएगा c/a अर्थात 127/1 अर्थात 127। तो जब योग करें तो -99 आए और गुना करें तो 127 आए। यह हिस्सा तभी संभव है जबकि अल्फा भी माइनस में हो और बीटा भी माइनस में हो। जब योग करेंगे तो यह माइनस इस तरीका से आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, और जब गुणनफल करेंगे माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा, तो ये अल्फा बीटा यह प्लस में आ जाएगा। तो इस तरीका से दोनों मूल जो होंगे वह ऋणात्मक होंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या क्या है? x बाय मान करके भी आप कर सकते हैं, या ऐसे प्रश्न ऑप्शन से भी आप जल्दी 4 में एक चूज करना है जो इस पे सही फिट बैठता है। देखिए, सबसे पहले 2 अंकों की संख्या होनी चाहिए। सभी 2 अंक की संख्या ऑप्शन में है। अंकों का योग 9, पहला वाला भी 9 है, दूसरा, तीसरा, सभी 9 है। यहां तक सभी सही है। इस संख्या का 9 गुना, अगर पहला काम चेक करें तो 18 का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या, पलटने पर 81 का 2 गुना के बराबर है। देखिए, 18 गुने 9 करेंगे 162 और 81 गुने 2 करेंगे 162। यह होता है, तो वह संख्या क्या है? पहला ही सभी तरीके से फिट है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। तो या तो लंबी प्रक्रिया द्वारा आंसर तक पहुंचिए, फिर उसे फिट बैठाइए, या ऑप्शन से भी आप जैसे भी आप आसानी से कर सकते हैं उस तरीका से आप प्रश्नों को हल करें। तो इसमें ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा तथा बीटा हों तो इसका मान होगा। द्विघात समीकरण के मूल अल्फा तथा बीटा है, तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a अर्थात -8/3। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a अर्थात 2/3। तो इसका मान निकालने के लिए एलसीएम अल्फा इंटू बीटा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा करें या अल्फा प्लस बीटा करें, बात बराबर है। तो इसका मान हमें पता है -8/3, अल्फा इंटू बीटा बराबर 2/3। ऊपर भी 3 से डिवाइड है, नीचे भी 3 से डिवाइड, कैंसिल आउट, तो यह आ जाएगा -8/2, जिसे हम करेंगे तो -4, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अगर समीकरण इतना का एक मूल दूसरे के 1/3 गुना है तो ए और बी के बीच का सही संबंध मूल्य क्या है? मान लिया कि दूसरा मूल अल्फा है, तो पहला मूल क्या कह रहा है? इसका 1/3 गुना है, अर्थात 1/3 अल्फा हो जाएगा। तो हम जानते हैं इस समीकरण में मूलों का योग बराबर, अर्थात अल्फा/3 प्लस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? -b/a अर्थात
ई। इससे हमें निकल करके आएगा 3 एलसीएम ऊपर एल्फा प्लस 3 एल्फा या 4 एल्फा हो जाएगा बराबर माइनस ए। इससे आ जाएगा एल्फा बराबर -3a/4। दूसरा है मूलों का गुणनफल अर्थात एल्फा बाई 3 इंटू एल्फा बराबर c/a। सी के जगह पे p, ए के जगह पे 1 अर्थात एल्फा स्क्वायर बराबर 3b। एल्फा का मान हमें मिला है -3a/4 अर्थात इसका स्क्वायर करते तो ये हो जाएगा 9a² बराबर 3b। 3 से काटेंगे ये 3, यह आ जाएगा 3a² बराबर 16b, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8, इस समांतर श्रेणी का n पद का योग 36 है तब n का वैल्यू क्या होगा। n पदों का योग बराबर, यह देखिए प्राकृत संख्याओं का योग है तो हम सीधा सीधी n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 36। n की वैल्यू निकाल दें, n इंटू n प्लस 1 2 दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 और इसे हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8 प्लस 1 अर्थात 8 गुने 9। तो n के जगह पे कितना 8 आएगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक समांतर श्रेणी का सामान्य अंतर क्या है जिसमें से 18वां पद माइनस 14वां पद बराबर 32 है। हम फॉर्मूला जानते हैं कि अगर nth टर्म बराबर होता है पहला पद प्लस n माइनस 1 d, जहाँ की d सामान्य अंतर है, तो उसी तरीका से 18वां पद को हम लिख सकते हैं पहला पद t1 प्लस n माइनस 1 अर्थात 18 माइनस 1 17 इंटू डी। उसी प्रकार 14वां पद बराबर हो जाएगा पहला पद प्लस n माइनस 1 अर्थात 14 माइनस 1 13 डी। कह रहा है दोनों का अंतर 14वां टर्म माइनस करते तो t1 माइनस t1 17d माइनस 13d ये आ जाएगा 4d। यह कह रहा है 32 के बराबर है तो 4 को दूसरी तरफ ले जाएंगे डिवाइड हो जाएगा अर्थात d का मान 8 आएगा अर्थात सामान्य अंतर 8 आएगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक समचतुर्भुज का विकर्ण और इसकी एक भुजा क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 17 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल है। समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज बनाते हैं। कह रहा है इसका एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, मान लीजिए कि यह 16 सेंटीमीटर तथा एक भुजा यह 17 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। हम समचतुर्भुज में हम जानते हैं कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं और लंबवत काटते हैं। तो अगर 16 ही इसका विकर्ण है तो आधा भाग इसका 8 हो जाएगा और चूंकि यह एक समकोण त्रिभुज है तो इसका मान हम निकाल सकते हैं। यह हो जाएगा कितना, कर्ण का वर्ग अर्थात 17 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो ए प्लस बी 25 ए माइनस बी 9 अर्थात 15 आ जाएगा। तो ये जब है तो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 को एक भुजा को आधार मान ले अर्थात 15 और इसकी ऊंचाई कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 चौके 60। तो इस तरीका से 1 2 3
4 त्रिभुजों से मिलकर के ये बना हुआ है, सब सेम परिमाप का होगा, अर्थात सभी का क्षेत्रफल 60 होगा, तो कुल क्षेत्रफल जो होगा इसका 4 गुना होगा, 240 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। इस प्रश्न को आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, आंसर यही आएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए चित्र में डी समांतर है बीसी के, तो ई का मान, इसका मान क्या होगा? थेल्स प्रमेय से हम जानते हैं कि त्रिभुज में किसी भुजा समांतर जब कोई रेखा खींची जाती है तो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है, अर्थात इन दोनों का अनुपात जो रहेगा वही सेम इधर भी दूसरे साइड में भी अनुपात रहेगा। इधर देख रहे हैं 3 का आधा 1.5 है, उसी प्रकार 2 का आधा 1 सेंटीमीटर इसका होना चाहिए, अर्थात ई की लंबाई जो होगी 1 सेंटीमीटर होगी, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 12, बिंदुओं ए एवं बी को मिलाने वाली रेखाखंड को बिंदु P इस प्रकार विभाजित करती है कि AP बटे AB बराबर 3/7 है। यदि रेखा इतना पर स्थित है तब K का मान क्या होगा? A और B को मिलाने वाली रेखा को P बिंदु इस प्रकार विभाजित करती है कि AP बटे AB, AP 3 हिस्सा है तो AB A से B तक 7 हिस्सा, अर्थात P से B कितना हो जाएगा? 4 हिस्सा हो जाएगा। A के नियामक दिए हुए हैं 1 3, B के 2 7, तो इस प्रकार हम P के नियामक निकाल सकते हैं। 3 × 2 6 प्लस 4 × 1 बाई 3 + 4 7, और बाई नियामक हो जाएंगे 3 × 7 प्लस 4 × 3 बटे 7, जिसे हम लिख सकते हैं 10/7। P बिंदु इस रेखा पर स्थित है तो P का मान इस समीकरण में रखने पर संतुष्ट करेगा, तो रखने पे 3 × x की जगह पे 10/7 प्लस y की जगह पे 33/7 माइनस k = 0, तो हमें k का मान निकालना है। माइनस k को दूसरी तरफ ले जाएं, प्लस k, इधर एलसीएम 7 ऊपर आ जाएगा 30 प्लस 33 बराबर 63/7 बराबर k, अर्थात k का मान आएगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, बिंदुओं इतना एवं इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को समद्विभाग करने वाली बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बहुत इजी है। जो समद्विभाग करता है अर्थात 2 बराबर भागों में बांटता है, उसके नियामक हो जाएंगे x नियामकों का योग, अर्थात 1 - 3/2, और y नियामक हो जाएंगे y नियामकों का योग, अर्थात -2 + 4/2। इसको हल करते हैं, 1 - 3 करेंगे, -2/2 + 2/2, यह आ जाएगा -1 + 1, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, रेखाओं x - y = 0, x + y - 1 = 0 तथा x अक्ष द्वारा परिबद्ध त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? दो रेखा के समीकरण दिया हुआ, तीसरा रेखा जो है ये x अक्ष है, x अक्ष पर का नियामक जो होता है y = 0, तो इन 3 सरल रेखाओं से जो त्रिभुज बनेंगे उसके शीर्षों के नियामक क्या होंगे? अगर पहला और दूसरा को हल करें तो क्या हो जाएगा? x - y = 0, x + y = 1 को दूसरी तरफ ले जाएं, +1, अर्थात 2x = 1, अर्थात x = 1/2। इससे हमें मिलेगा
अगर x बराबर 1/2 जब आ जाएगा तो y के मान हम निकाल सकते हैं, अर्थात y इक्वल टू 1/2। तो पहला बिंदु मुझे मिल गया 1/2 और 1/2। दूसरा बिंदु इन दोनों से जब y बराबर 0 तो x का मान क्या हो जाएगा, x यहां पर y के जगह पे 0 -1 को दूसरी तरफ ले जाए तो 1। तो एक बिंदु आ जाएगा y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1। और तीसरा बिंदु y 0 और x माइनस y इक्वल टू 0, इससे जब चलेंगे तो y नियामक तो 0 आएगा ही, और इसको पुट जब कर देंगे तो x बराबर भी 0। तो ये जब आ जाएंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ये देखिए ये मूल बिंदु हो जाएगा, ऐसे भी बना सकते हैं। और इसका आधार कितना हो जाएगा, 1 इकाई हो जाएगा, और ऊंचाई क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो इस तरीका से 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई से भी आप निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, एरिया 1/2 आधार 1 ऊंचाई 1/2 बराबर हो जाएगा 1/4 वर्ग इकाई, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15, एक परीक्षा हॉल में बैठने की व्यवस्था इस प्रकार है कि ए -2 पर और F 2 8 पर बैठता है। E की स्थिति क्या है यदि A, B, C, D, E और F समान क्रम में एक दूसरे से समान दूरी पर सीधी रेखा में बैठे हुए हैं। A, F, इसके बीच में B, C, D, E समान दूरी पर स्थित है। A के निर्देशांक है -2, 2 और F के हैं 2, 8। तो E के स्थिति क्या हो गया, E का निर्देशांक पूछ रहे हैं। चूंकि सभी समान दूरी पर स्थित हैं तो A से E की दूरी को हम 4 और EF को 4:1 के अनुपात में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार जब अनुपात हमें मालूम है तो हम E के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। A के निर्देशांक हो जाएंगे 4 × 2 प्लस 1 × -2 बाई 4 + 1 5, और y निर्देशांक हो जाएंगे 4 × 8 प्लस 1 × 2 बाई 4 + 1 5। इसको हम हल करते हैं तो ये आ जाएगा 8 प्लस माइनस माइनस 8 - 2 करेंगे 6/5, और ये 34/5, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें जब हल करेंगे -2 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा कोसेक 3 थीटा इक्वल टू 2 √3 को दूसरी साइड, यह डिवाइड हो जाएगा 2/√3। यह हम जानते हैं कि कोसेक 60 डिग्री के बराबर है, तो 3 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री बाई 3, अर्थात 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 17, यदि tan थीटा इक्वल टू 2 तब इसका मान क्या होगा। tan थीटा को 2/1 भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं P/B होता है, इससे H का मान हम निकाल सकते हैं। कर्ण का मान हो जाएगा P², अर्थात 2 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग बराबर √5। इसलिए हम निकाल सकते हैं, हमें जरूरत पड़ेगी साइन थीटा का मान। साइन थीटा बराबर हम जानते हैं P/H होता है। P का मान यहाँ पर 2, H का मान √5। कॉस थीटा की भी जरूरत पड़ेगा। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B/H, अर्थात 1/√5। इस सब का प्रयोग करके इसका मान हम निकाल सकते हैं। साइन थीटा की जगह पे 2/√5
प्लस 1/√5। नीचे हो जाएगा 2/√5 माइनस 1/√5। ऊपर एलसीएम ले लें, √5 ऊपर आ जाएगा 2 + 1, नीचे एलसीएम ले √5, 2 - 1। ऊपर भी √5 से डिवाइड है, नीचे भी √5 से डिवाइड है, कैंसिल आउट, अर्थात ऊपर आ जाएगा 2 + 1 3/2 - 1 1, अर्थात 3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ई में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ई होगा। क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत ही सिंपल है। कॉट और टैन और इनके कोणों का योग 90 डिग्री है, तो इसका मान हम जानते हैं 1 होता है। ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, इसका मान क्या होगा? इन दोनों में से 7 अगर कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। इसका मान हम जानते हैं 1 होता है, तो 7 × 1 करेंगे, 7 आएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। यदि इसका वैल्यू आपको नहीं पता है तो साइन कॉस में भी तोड़ करके आप कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि फॉर्मूला आधी होना चाहिए। कॉसेक को अगर साइन में बदलें तो क्या हो जाएगा 1/sin स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। इसे लिख सकते हैं 7, नीचे एलसीएम साइन स्क्वायर ए, ऊपर आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर ए। चूंकि 1 - कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर के बराबर होता है, इसको काट करके लिखे, और नीचे भी साइन स्क्वायर ए से डिवाइड है, अर्थात दोनों कैंसिल आउट, 1 आएगा। तो इस किसी भी तरीके से आप बनाएंगे इसका आंसर सेम आने वाला है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा 7। क्वेश्चन नंबर 20, 2 मीटर की ऊंचाई वाला एक पुरुष एक फल प्राप्त करना चाहता है जो कि 10/3 मीटर की ऊंचाई पर एक पेड़ पर लगा है। वह पेड़ के आधार से 4/√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह कोण ज्ञात करें जिस पर उसे पत्थर फेंकना चाहिए ताकि वह फल पर लग जाए। 2 मीटर की ऊंचाई वाला एक पुरुष है जो कि एक पेड़ से 4/√3 मीटर की दूरी पर है। फल आधार से 10/3 मीटर की ऊंचाई पर है। इस पे पत्थर किस एंगल से फेंका जाए, ये थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। यह जब 4/√3 है तो इसका भी मान 4/√3 हो जाएगा। अब जो शेष ऊंचाई है इसका मान हो जाएगा 10/3 - 2 मीटर, जिसे हम लिख सकते हैं 3 10 - 6 मीटर, जिसे लिख सकते हैं 4/3 मीटर। इससे हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल से tan थीटा बराबर लंब की जगह पे 4/3 और आधार की जगह पे 4/√3। हल करते हैं 4/3 × √3/4, 4 कैंसिल, ये आ जाएगा 1/√3। हम जानते हैं कि tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, अर्थात थीटा का मान 30 डिग्री होना चाहिए, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि एक वृत्त में चाप AB की लंबाई चाप BC की लंबाई से दोगुनी है और कोण A बराबर 45 डिग्री, तो त्रिभुज ABC में कोण B की माप क्या होगा? एक वृत्त है जिसमें चाप AB की लंबाई BC की लंबाई से दुगनी है। मान लिया कि ये BC है और इसका दुगना AB है। अगर यह भुजा X है तो यह 2X है। अब त्रिभुज ABC में कह रहा है A 45 डिग्री है, तो X के सामने की कोण 2X के सामने जो कोण होगा यह 45 है,
तो इसका दुगना भुजा ये है, तो ये कोण दुगना होगा अर्थात ये 90 डिग्री आएगा। तो कोण बी का मान कितना आ जाएगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हम जानते हैं 180 डिग्री अर्थात शेष इसका मान आ जाएगा। कोण बी का मान होगा 180 में से 45 और 90 को माइनस कर दें तो इसका मान आ जाएगा 45 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 22, दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करें जिनके केंद्रों पर समान लंबाई वाले दो चाप क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री के कोण आंतरित करते हैं। पहला वृत्त और दूसरा वृत्त समान लंबाई के चाप है। मान लीजिए कि यह चाप है, ये भी है, इतना ही लंबाई का इसमें तो छोटे वाले में 60 डिग्री का कोण बनाता है और बड़े वाले में 45 डिग्री का कोण। मान लीजिए कि ये छोटे वाले की त्रिज्या स्मॉल आर और बड़े वाले की कैपिटल आर है। तो कह रहा है कि अनुपात ज्ञात करें, आर बाई आर का वैल्यू निकालने के लिए कह रहा है। दोनों वृत्त में चाप की लंबाई बराबर है, तो हम लिख सकते हैं पहले में चाप की लंबाई 2 पाई आर इंटू 60 डिग्री का कोण बना रहा बटे 360, यह चाप की लंबाई होगी। बराबर कह रहा है कि बड़े वृत्त में 2 पाई आर इसकी त्रिज्या कैपिटल आर इंटू 45 डिग्री का कोण बना रहा है बटे 360। 2 पाई कैंसिल अर्थात आर बाई आर का मान आएगा, यह होगा 45 बटे 60, 15×45, 15×4 अर्थात 3:4 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, 4 मीटर इंटू 2.8 मीटर भुजाओं वाले एक आयत के भीतर रेखांकित किए जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? 4 मीटर इसकी लंबाई है और 2.8 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो सबसे बड़ा वृत्त जो बनेगा वह जो छोटी भुजा है उसका व्यास को लेकर के ही बना सकते हैं। अगर इससे ज्यादा बनाएंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर ही बनाना है, इसके भीतर ही रेखांकित करना है। तो वह हम वृत्त बना सकते हैं जिसका व्यास 2.8 मीटर हो। तो इसका क्षेत्रफल जब व्यास दिया हुआ है तो हम क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर की जगह पे 1.4 मीटर, इसका स्क्वायर कर दें, इतना बटे 100 बराबर आ जाएगा 6.16 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 24, यदि एक वर्ग का विकर्ण में 35% की वृद्धि की जाती है तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मान लीजिए कि एक वर्ग जिसकी भुजाई ए है तो इसका विकर्ण हम जानते हैं कि √2a होता है और इसका क्षेत्रफल ए स्क्वायर होता है, जिसे अगर विकर्ण के तौर पर अगर लिखना चाहे तो √2a का वर्ग बटे 2 होता है। प्रश्न से कह रहा कि पहले विकर्ण अगर मान लिया कि 100 था तो अब विकर्ण इसका 135 हो गई है। तो देखें इसका एरिया में क्या अंतर पड़ेगा, 135 का वर्ग बटे 2, ये नया एरिया। तो इसमें से कितना प्रतिशत की वृद्धि होगी वह पुराना एरिया घटा दे, 100 का वर्ग बटे 2 बटे 100 का वर्ग बटे 2। चूंकि सभी का 2 से डिवाइड है तो कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर एलसीएम लेकर, तो यही इसका प्रतिशत वृद्धि रहेगा। इसी को हल कर दें, आंसर मिल जाएगा। तो इसका मान आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पर, तो ए प्लस बी बराबर आ जाएगा 235 और माइनस करेंगे 35 बटे
100 का वर्ग, और इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो 100 से गुना करना पड़ेगा। यह आ जाएगा, जब 235 को 35 से गुना करेंगे 8225 बटे स्क्वायर कैंसिल बटे 100%। इसको जब परसेंटेज में बदलेंगे तो 82.25% की वृद्धि होगी, जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, एक गोलाकार शंकु के आधार के व्यास 6 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। शंकु के अक्षीय खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यह शंकु है, इसका व्यास 6 सेंटीमीटर अर्थात त्रिज्या इसकी 3 सेंटीमीटर होगी। तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ये काटेगा तो यह समकोण त्रिभुज बनेगा। तो इसकी लंबाई हम ज्ञात कर सकते हैं, ये 4 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई है। तो अक्षीय खंड क्या होता है, जैसे इसको हम काटेंगे बीच से तो यह अक्षीय होगा। तो अक्षीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये जो हिस्सा काटा गया उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो वह एक इस तरह का त्रिभुज बनेगा जिसका आधार ये भुजा हो जाएगा, इसका व्यास के बराबर होगा अर्थात 6 सेंटीमीटर होगा और ऊंचाई उसका 4 सेंटीमीटर होगा। तो इसी का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है कि अक्षीय खंड का क्षेत्रफल कितना होगा। तो इस त्रिभुज का जिसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ आसानी से निकाल देंगे। इसका एरिया हो जाएगा 1/2 गुने आधार की जगह पे 6 और ऊंचाई की जगह पे 4, ये वर्ग सेंटीमीटर बराबर 12 वर्ग सेंटीमीटर होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 26, एक 7 सेंटीमीटर लंबे बेलनाकार धात्विक पाइप के बाह्य एवं आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पाइप धातु के सेंटीमीटर से निर्मित है तो इसका आंतरिक व्यास क्या होगा। मान लिया कि इसका बाह्य त्रिज्या r और आंतरिक त्रिज्या स्मॉल r है। तो इससे प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अंतर 44 वर्ग सेंटीमीटर। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम सूत्र जानते हैं, 2 पाई r इंटू एच होता है, एच की जगह पे 7, यह बाह्य होगा और आंतरिक 2 पाई स्मॉल r इंटू r, इतना बराबर कर रहा है कि 44 वर्ग सेंटीमीटर। इससे हमें मिल जाएगा 2 पाई 7 और कैपिटल R में से स्मॉल r घटा दें, यह आ जाएगा 44 वर्ग सेंटीमीटर। कैपिटल R माइनस स्मॉल r बराबर आ जाएगा 44, सबको ये तीनों को दूसरी तरफ ले डिवाइड में 2 पाई की जगह पे 22/7 गुने 7, 7 कैंसिल, बाई दूनी 44, 44 कैंसिल, अर्थात कैपिटल R माइनस R बराबर 1 सेंटीमीटर होगा। यह पहला इक्वेशन। अब देखें, कह रहा है कि धातु के इतना घन सेंटीमीटर से निर्मित है, अर्थात इसका आयतन जो होगा वो क्या होगा, पाई r स्क्वायर यानी कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू एच की जगह पे 7। यह कह रहा है कि 88 घन सेंटीमीटर के बराबर है। तो इससे हम निकाल सकते हैं r स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, पाई और r को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा 88 बटे पाई की जगह पे 22/7, ये भी 7 नीचे आ जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 4। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसे लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 4। इसका मान हमें पता है 1 है तो इसकी जगह पे 1, दूसरी तरफ लेंगे डिवाइड, अर्थात r प्लस r इक्वल टू 4।
तो हमें दो इक्वेशन मिल गए, प्लस की जगह पे 4 और माइनस की जगह पे, तो दोनों को एक साथ लिखें, r माइनस r इक्वल टू 1। क्योंकि इसका आंतरिक व्यास हमें चाहे तो आंतरिक त्रिज्या के लिए हम क्या करें, कैपिटल R को माइनस करें, तो r प्लस r 2r इक्वल टू आ जाएगा 3। 2r बराबर 3 है और हम जानते हैं त्रिज्या का दुगुना व्यास होता है, ये आंतरिक त्रिज्या है तो आंतरिक त्रिज्या का दुगुना आंतरिक व्यास होगा, यही हमसे पूछा गया, अर्थात d का वैल्यू 3 सेंटीमीटर आएगा जो कि ऑप्शन सी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 27, तीन केंद्रीय प्रवृत्तियों के मापकों का पारस्परिक संबंध है। हम जानते हैं कि बहुलक बराबर 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध्य होता है। इसी को आगे पीछे करके लिखा हुआ है ऑप्शन सी, 3 गुने माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। अगर इसको आप आगे ले जाएं तो यह माइनस में हो जाएगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न आंकड़ों का बहुलक है। इसमें बहुलक सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी 11 है, अर्थात बहुलक वर्ग 90 से 100 होगा। तो इसका फॉर्मूला बहुलक का हम जानते हैं, L प्लस EFM माइनस EF1 बटे 2 EFM माइनस EF1 माइनस EF2 इंटू डी। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा प्लस इसकी बारंबारता 11, इससे पहले वाली बारंबारता माइनस करेंगे, अर्थात 2 गुने 11 माइनस 7, इसके बाद वाली बारंबारता F2 गुने अंतर 90 से 100 गुने 10, यह आ जाएगा 90 प्लस 4 94, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29, एक सिक्के को 3 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित हेड प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। 3 बार उछाला गया और 2 तरह की संभव घटनाएं हैं एक बार में, और उसमें चित्त आने की संभावना 1, तो इस तरह की घटना 3 बार हुई तो 1/2 गुने 1/2 गुने 1/2 होगी, अर्थात 1/8 इसकी प्रायिकता आएगी, जो कि ऑप्शन बी में है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 30, 2 पासे जिन पर क्रमशः 1 2 3 4 5 1 से 6 तक लिखा हुआ है, दूसरे पासे में 1 1 2 बार 2 2 2 बार 3 3 2 बार अंकित है, इन्हें एक साथ फेंका गया, दोनों पर प्राप्त संख्याओं के योग को लिखा गया, योग के रूप में 5 प्राप्त होने की घटना क्या है। पहला पासा और दूसरा पासा, योग 5 होना चाहिए, दूसरा में 1 आ सकता है, तो 5 लाने के लिए पहला में हमें 4 चाहिए, दूसरा में 2 बार 1 हो सकता है, तो इधर 2 आ सकता है, इसी तरह से 2 2 2 के साथ में इधर 3 आना चाहिए, और दूसरे पासे में 3 3 इधर 2 2, तो कुल इतनी संभव घटनाएं हैं जिससे हमें 5 प्राप्त हो सकता है। तो कितनी कुल संभव घटनाएं 6 है, और कुल घटना जो घट सकती है, पहला में 6 तरह का और दूसरा में भी 6 तरह का, तो इस तरीका से 1/6 इसकी प्रायिकता होगी, जो कि ऑप्शन ए में है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए होगा। इस वीडियो में बस इतना ही, आशा है ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।